एआई के थ्रू ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इस जेट को कि ये बगल में जो चल रहा है वो भी जेट है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ड्रोन। उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि तुम जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ। यहां पे 8, 10, 15 टारगेट एक प्लेटफॉर्म कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द टेक्नोलॉजी चाइना इज वर्किंग ऑन, इवन यूएस इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा तेजस। लेट्स बी वेरी क्लियर। First, immediately hand it over to the Indian Air Force, and after a certain period of time, give it to a private party too. इसमें मुख्य तौर पे दोस्तों 3 प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले पे डिले पे डिले। 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए, अभी 41 साल पड़ गए इसको। 40 years complete, 41st में हम लोग हैं। और जैसे कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कई बार बोला है, 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले। कावेरी इंजन का क्या हुआ वो स्टोरी आपको पता है, लेकिन जो 3 मुख्य तौर पे कारण हैं, सबसे पहली चीज आपको पता है, हमारे पास इसके लिए इंजन्स नहीं है। और क्योंकि हमारे पास इंजन्स नहीं है, इसीलिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के कि नहीं 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 सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तेजस का इंजन जो आपने चूज करा है जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन के लिए आप अमेरिका के रेमोग्राम पे हैं। बुरा लगा? वेरी गुड। मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रेमोग्राम पे हैं। और अगर अमेरिका आपको इंजन नहीं देगा तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आप अमेरिका को पूरे पैसे दे देंगे, अमेरिका फिर इंजन रोक देगा आपके। अमेरिका बोलेगा नहीं यार सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट इटली से आना था, ये वाला पार्ट जर्मनी से आना था, ये वाला। ये तो जब पैसे पकड़ रहे थे तब बोलना था, ये जब तुम पैसे पकड़ रहे थे तो मैं तब बोलना था, लेकिन नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, पहले 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था और अब 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ये लोग टोटल दे चुके हैं। तो दोस्तों 83 और 97 टोटल 180, यानी कि मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 10 स्क्वाड्रन, मोटा मोटी 10 स्क्वाड्रन मान के चलते हैं। जो स्पेयर में एयरक्राफ्ट हम वो नहीं गिर रहे, हम गिन रहे हैं 180 को। एक स्क्वाड्रन में अगर हमारे हो गए 18 एयरक्राफ्ट तो ये हो गए 10 स्क्वाड्रन। ठीक है, 10 स्क्वाड्रन तेजस का अप्रूवल आपने दे दिया। अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने हैं। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और अगर आप इसी चीज के पीछे पड़े रहे कि नहीं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो फिर आपको और दिक्कत होने वाली है। और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ जी के इंजन से ही जहाज उड़ता है? अगर आपको साफरान के साथ डील करनी है, साफरान एक फ्रांस का इंजन है जिससे राफेल भी उड़ता है, आप साफरान के साथ डील करके खत्म क्यों नहीं कर रहे उस डील को? आप खत्म करिए। आप साफरान से बोलिए कि ठीक है तुम हमें इंजन सप्लाई करोगे, इतने इंजन का हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बाकी इंजन हम भारत में बनाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ब्यूरोक्रेसी की है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये ब्यूरोक्रेसी के लूप में ऐसी घुस जाती हैं चीजें कि दशकों तक सिर्फ बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। राइट, एक बंदे ने नौकरी ज्वाइन करी और रिटायर हो गया। अब आप ये देखो कि जिसने 1984 में नौकरी ज्वाइन करी होगी, कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा, आज की तारीख में वो रिटायर हो चुका है, वो घर जा चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसने 85 में ज्वाइन करी वो इस साल रिटायर हो जाएगा, या इससे 3 साल पहले रिटायर हो चुका होगा। बाय द वे 37-38 ईयर्स की अगर उसने नौकरी करी, फिर चला गया वो घर, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। और ऐसे देश में जहां पे पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये इंजन है यहां पे, चाहे आप जी की बात करें F404 F414 की, ठीक है, आप बात करें जापान की IHI कॉर्पोरेशन की XF9 की, फिर आप बात करें फ्रांस के साफरान की राफेल वाला इंजन, फिर आप बात करें यूके के रोल्स रॉयस की। आपको ये कहीं ना कहीं से आपको इंजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। एक बार सांस रोक के मोटे पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में, तभी यू कैन कंट्रोल इट, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स अनलेस यू मैन्युफैक्चर द इंजन इन इंडिया। आप कुछ कर लीजिए। और मैं बताऊं इसमें इतनी डिले हो गई है कि जब तक यह आखिरी तेजस आएगा दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये इररेलेवेंट हो जाएगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड इररेलेवेंट, लेकिन फिर आपके एडवर्सरीज के पास इससे दुगना अच्छे जहाज आपके एडवर्सरी के पास ऑलरेडी होंगे, फिर आपने तेजस का क्या करना है? दिस इज नथिंग अगेंस्ट द तेजस प्लेटफॉर्म। मैं तेजस की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने तेजस को मार दिया। अब ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि HAL, या तो आप एक मन बना लीजिए और सरकार को बोलिए कि सरकार की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो ये कहती है कि साहब आपको हवाई जहाज बनाना है, आपका काम ही नहीं है हवाई जहाज बनाने का। कई सरकारों ने एयर इंडिया चलाया और ऐसा चलाया भाई साहब, ऐसा चलाया कि आज तक टाटा ग्रुप उसको संभाल नहीं पाया। यह है, दिस इज अ फैक्ट।
सरकार के बस का नहीं है। सरकार अगर गवर्नेंस करेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है, राइट? जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये कानून हटाओ, ये कानून हटाओ, ब्यूरोक्रेसी हटाओ, ये सब बातें करते हैं। ये सारी चीजें बहुत रेलिवेंट है और होनी भी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे देश में खुशहाली आए। आई अग्री विथ यू। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि सरकार हेल चला सकती है, तो नहीं हो सकता। वो आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई। ये नहीं हो पाएगा इनसे। इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू गिव हेल टू अ प्राइवेट कंपनी। आप बेच दे, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप हेल को भी बेच दो। महिंद्रा है, टाटा है, आपके एल&टी है, अदानी है, अंबानी है, किसी को बेचना है, जिसको मर्जी बेचना है, बेच बाच के खत्म करो। इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, कोई भी लपक के ले लेगा इसको। और तीसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को यूज करना है ना, किसको यूज करना है? एयरफोर्स को यूज करना है। आप एयरफोर्स को क्यों नहीं बैठाते हेल में, एट द डिसीजन मेकिंग टॉप, एट द चेयरमैन लेवल? आप क्यों नहीं बैठाते? मैं यहां तक सरकार को सजेस्ट करूंगा कि सर्विंग 3 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन, नॉट रिटायर्ड, सर्विंग 3 स्टार, अब जैसे 3-4 हैं हु आर इन लाइन टू बिकम द एयर चीफ, ठीक है? वो लाइन में है, होता ही है। और चीफ तो एक ही बंदा बनता है, एक वाइस चीफ बन जाता है। आप जो कहते हैं कि जो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, आप उनसे बोले कि आपका फिक्स्ड 3-year टर्म है। फिक्स्ड 3-year टर्म के लिए यू आर गोइंग टू बी, आप वर्दी पहनिए, आप ऑफिस में बैठिए आराम से हेल के, और आप चलाइए बैंगलोर में बैठ के। फिक्स्ड 3-year टर्म एज चेयरमैन ऑफ हेल, कोई आपको नहीं बदल सकता। आप देखिए, प्रॉब्लम यह होगी ना कि लेट द एयरफोर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द एयरफोर्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट बॉडी को, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आपकी दोनों बातों में विरोधाभास है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बॉडी को दे दो, राइट, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सर्विंग एयरफोर्स के 3 स्टार जनरल को लगाओ, जो 3 स्टार उनका एयर मार्शल रैंक का है, उसको लगाओ, ये विरोधाभास क्यों है आपके? आप तो दो अलग अलग, मैं अलग अलग बातें नहीं कह रहा दोस्तों, राइट? कोई प्राइवेट बॉडी आज की तारीख में हेल को खरीदने में डरेगी। आपको एक बार 3-year टर्म के लिए किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा, 3 साल के शॉर्ट टर्म के लिए इसको लाइन पे लाने के लिए। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं आपको बता रहा हूं। ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। आपको सबसे पहले लाइन में लाने के लिए आपको एयरफोर्स के लोग डालने पड़ेंगे, भारी मात्रा में आप एयरफोर्स को डालिए। एयरफोर्स को डालने के बाद आप डायरेक्टली बोलिए कि जो हेल है इट शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सीधी बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड दिस इंटायर 5th जनरेशन इंजन डिजाइन, एम का, शैम का, पूरा जितना भी मामला है, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पीएमओ। और उसके बाद 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद जस्ट गिव इट आउट टू अ प्राइवेट कंपनी। कहानी खत्म करो आप। वो फिर बनाएंगे, क्योंकि ये जो हम लटक चुके हैं मार्क 1 मार्क 2 में, ये भाई साहब मार्क 1 मार्क 2 वहां पे चाइना कह रहा है कि 10 साल के अंदर या 5-7 साल के अंदर चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा विदाउट अ पायलट। विदाउट अ पायलट आपने सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया, आपने रिमोटली उसको कंट्रोल करा, लैपटॉप खोला, जेट चल रहा है, जेट भाग रहा है, जेट भाग रहा है 2 times 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बगल में ड्रोन्स चल रहे हैं जो जेट कंट्रोल कर रहा है, 6th जनरेशन जेट, वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। एआई के थ्रू ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इस जेट को कि ये बगल में जो चल रहा है वो भी जेट है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ड्रोन। उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि तुम जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ। यहां पे 8, 10, 15 टारगेट एक प्लेटफॉर्म कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द टेक्नोलॉजी चाइना इज वर्किंग ऑन, इवन यूएस इज वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा तेजस। लेट्स बी वेरी क्लियर। फर्स्ट इमीडिएटली हैंड इट ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गिव इट टू अ प्राइवेट पार्टी टू टेक केयर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो गैप है, ये जो मैं गैप की बात कर रहा हूं कि साहब ये 3 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर उसकी पूरी, जिसको दिशा जो है ना उसकी, वो दिशा दुरुस्त करेगी इंडियन एयरफोर्स। द इंडियन एयरफोर्स विल डिसाइड कि किस किस डायरेक्शन में ये जा रही है, बिकॉज सबसे बड़े कस्टमर तो वही है यार। सबसे बड़े कस्टमर कौन है? ये सारे के सारे ऑर्डर जो मिल रखे हैं हेल को तेजस के ऑर्डर कौन सा मलेशिया दे रहा है, या कौन सा इंडोनेशिया दे रहा है, कौन सा आर्मेनिया कह रहा है कि हमें 3 स्क्वाड्रन तेजस की चाहिए? कोई नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो ना। तो जो कह रहा है उसको डालो वहां पे। ये बहुत अच्छी बात करी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। AK-203 की जो फैक्ट्री थी, उन्होंने बोला कि भाई AK-203 फैक्ट्री में एक मेजर जनरल साहब हैं, हु इज द हेड। आर्मी को चाहिए ना AK, द इंडियन आर्मी रिक्वायर्स द AK, नेवी एंड एयरफोर्स आल्सो रिक्वायर, बट मोस्टली इट इज द इंडियन आर्मी दैट रिक्वायर्स द AK-203। दैट इज गोइंग टू बिकम द बैटल राइफल, सो टू से, द मेन वेपन, द मेन राइफल फॉर द इंडियन आर्मी। फाइटर जेट बनाना और राइफल बनाना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों को। ऑल आई एम सेइंग इज दैट द एंड यूजर इज द इंडियन एयरफोर्स। द इंडियन एयरफोर्स शुड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। भारत और चीन के रिश्तों के बीच में
टेंशन आ गई थी। चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। 7 साल के बाद मोदी जी जा रहे होंगे चाइना, और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट है कि मोदी जी चाइना जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही हैं दोस्तों, और चाइना कह रहा है कि नहीं यार, इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। बड़ा अटैक किया है अडानी अंबानी के ऊपर, और चाइना को लेके जो उनके स्कॉट बेसेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाइना के ऑयल खरीदने को प्रोटेक्ट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और इंडिया के ऑयल खरीदने को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। कमाल की बात है। अब उसमें एक रीजनिंग दी गई है कि दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। वो कहते हैं कि चाइना भी रशियन ऑयल खरीदता है और इंडिया भी रशियन ऑयल खरीदता है, और इसका कारण बोला है कि रशिया से ऑयल खरीद के भारत के अंदर जो रिच आदमी है वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सीधा अटैक अडानी अंबानी के ऊपर है, क्योंकि दो ही तो है, ये सबसे बड़ा उसमें अंबानी है जिसने बहुत मुनाफाखोरी की है। विंडफॉल टैक्सेस उनके ऊपर सरकार ने कई बार लगाए हैं, और उन्होंने इस मुनाफाखोरी का फायदा यूरोपियन यूनियन से भी उठाया और उनको सस्ते में तेल लेके रिफाइन करके महंगे में उनको बेचकर बहुत पैसा कमाया है। अब ये बड़ा इल्जाम है। उनका कहना है कि जब ये वॉर हो रहा था तब इंडिया ने ये किया, अब ये हमको स्वीकार नहीं है। और भारत के द्वारा जो तेल खरीद रहे हैं भारत के अमीर परिवारों को, तो अमीर परिवार में कौन ऐसे लोग हैं जो तेल खरीदते और तेल बेचते हैं? वो सिर्फ अंबानी अडानी है, सबसे बड़ा तो अंबानी है उसमें। अब कमाल की बात है, यह भी बताया कि इंडिया अपनी जरूरत का 1% ऑयल रशिया से खरीदता था, अब ये 42% खरीदता है। इंडिया सिर्फ मुनाफा कमा रहा है, सरकार भी मुनाफा कमा रही है बेचकर और जनता को, और साथ में अडानी अंबानी भी पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कितना है, $16 बिलियन ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जितना कमाना चाहिए था उससे ज्यादा। और ये कमाने वाले भारत के रईस परिवार हैं, रईस फैमिलीज हैं, यानी कि दो ही तो हैं अडानी अंबानी, और कौन है? तो कोई भी नहीं है। उनका कहना है कि चाइना भी ऑयल खरीदता है रशिया से, लेकिन चाइना का ऑयल का वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करता, वो अपने कंट्री के लिए और वाजिब दाम पर उसको बेचता है। ये बड़ा अटैक है साहब। मुझे लगता है कि ये छोटा अटैक नहीं है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि पहली बार उसको रीजन दिया गया कि चाइना के जो लोग हैं वो मुनाफाखोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, अडानी अंबानी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मैं ट्रंप के इस व्यू पॉइंट से एग्री करता हूं। इंडिया में जाने कितनी बार विंडफॉल टैक्स लगाया गया अंबानी के ऊपर और उनके तेल के ऊपर जो बाहर बेचते थे, और बहुत बार उस विंडफॉल गेन के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा के सरकार ने भी फायदा कमाया। सरकार तो मुनाफाखोर है ही, अंबानी उससे बड़े मुनाफाखोर थे, और इन सब ने मिलकर भारत की जनता को लूटा। साथ में इनका कहना है कि इन्होंने यूरोप की जनता को भी लूटा, बहुत सस्ते में क्रूड ऑयल लेके बहुत महंगे में पेट्रोल डीजल और एटीएफ उन्होंने यूरोप को बेचा, और $16 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उससे ऊपर वो उन्होंने कमाया। और फिर स्कॉट बेसेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ये एक्सेप्टेड नहीं है हमें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अस। ये मैं एग्री करूंगा, क्योंकि हमको भी लूटा है। 40, 45, $50 पे खरीद के, जिसपे हमारी गेट प्राइस 20-25 रुपए पर लीटर आती थी, हम लोग मुंबई में 105 रुपए पर लीटर देते आए हैं, लगातार 105 रुपए, 110 रुपए, 108 रुपए देते आए हैं, कभी कम नहीं दिया हमने। यानी कि जब 25-30 रुपए इनकी गेट प्राइस होती थी, जब वो रिफाइन करके जो गेट के बाहर जो प्राइस आती है विदाउट टैक्सेस, उसको बेचना 25 रुपए का पेट्रोल अगर आप 105 रुपए का बेचते हो, तो इंडिया में भी इन्होंने मुनाफाखोरी की है, हमें लूटा है, रॉबरी की है। ये सरकार जो थी डकैती कर रही थी, इस डकैती में उसने हमको भी लूटा है, इंडियंस को भी लूटा है। इस डकैती के अंदर उन्होंने यूरोपियंस को भी लूटा। मैं ट्रंप की इस बात से सहमत हूं, ट्रंप सरकार की बात से, जो उनके नुमाइंदे हैं उस बात से भी सहमत हूं कि हमारे ऊपर डाका डाला गया है, हमें लूटा गया है, मोदी सरकार के द्वारा भी और अंबानी अडानी के द्वारा भी। ये तो पूरे मुल्क को लूट रहे हैं साहब, और पता नहीं इतनी दौलत लेके कहां जाएंगे लोग। अमेरिका का बहुत बड़ा इल्जाम, उनका कहना है कि भारत ने बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिटेरिंग की, सस्ता क्रूड खरीद कर अपनी जनता को भी लूटा, और साथ में यूरोप को जहां पर वो पेट्रोल डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल जो सप्लाई किया उसके रूप में भी लूटा। अब आप खुद सोचिए इन हालातों के अंदर जहां पे इन्होंने करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए कमा लिए, यानी कि भारत सरकार की कुछ कंपनियां और मुख्यतः रिलायंस ने यूरोप को लूटा, और हमारे अपनी कंपनियों ने भारत को लूटा, और रिलायंस ने भारत को भी लूटा, अडानी ने भी भारत को लूटा और विदेश को भी लूटा। आप सोचिए
ये जो डकैती डाली गई है इतनी सारी, क्या हम इसके बारे में बात ना करें? ये जो रॉबरी 2.0 है, क्या इसके बारे में बात ना करें? हमको क्या फायदा मिला? 25 रुपए की गेट प्राइस का पेट्रोल आज हम मुंबई में 105 रुपए पर लीटर खरीदते हैं। 105 रुपए। ये 80 रुपए किसकी पॉकेट में जाते हैं? आप सोचिए, कंपनियों की पॉकेट में जाते हैं या सरकार की पॉकेट में टैक्स के रूप में जाते हैं। सरकार को 4-4, 5-5 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी प्राप्त होती है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से 3-4 लाख करोड़ मिलती है। अब क्या है कि ये सरकार थोड़ी, ये तो डकैत है भाई, डाकू लोग हैं। तो एक पैसे का हमको कंसेशन नहीं दिया और उसका सारा का सारा फायदा इन धन्ना सेठों को मिला। अपने कंपनी को तो मिला ही है, क्योंकि जितना फायदा अडानी अंबानी को मिला उसमें 90% 80% फायदा तो अंबानी को मिला, मुकेश अंबानी को मिला, लेकिन वो इसलिए चुप रहता है, चुप भी नहीं करता। तो सरकार किसके लिए बनी है भाई? ये हमारे लिए बनी है या अडानी अंबानी के लिए बनी है? और ये अडानी अंबानी उसके बाद हमारा तो खून चूसते हैं, ये उसके बाद जाके यूरोपियन का भी खून चूसते रहे। तो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर अगर कहते हैं कि हमारा खून चूस रहे थे, प्रॉफिटेरिंग कर रहे थे, सही कह रहे थे, और कहते हैं कि इसका अब इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए और 50% टैरिफ लगना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, वो पनिशमेंट हमारी पॉकेट से जाएगा। ये पनिशमेंट हमारी पॉकेट से जाएगा, ये मोदी की पॉकेट से नहीं जाएगा। लेकिन मैं समझ के चलता हूं कि जो अमेरिका का कहना है कि भाई ये जो प्रॉफिटेरिंग है ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही एक मुद्दा ये भी आता है कि इसी को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी अंबानी के ऊपर अटैक हो रहा है अमेरिका की सरकार का, हमारे ऊपर अटैक हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन अडानी अंबानी के ऊपर अटैक हो जाए तो इस सरकार को इसके अंदर आग लग जाती है। कारण है कि पाकिस्तान को चीन भी पसंद करता है, पाकिस्तान को अमेरिका भी पसंद करता है, और हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ना चीन को समझा पा रहे हैं ना अमेरिका को समझा पा रहे हैं। और पाकिस्तान आराम से मुनीर साहब वो चीन की भी यात्रा कर रहे हैं, वो अमेरिका की भी यात्रा कर, उनके साथ लंच भी खा रहे हैं, नोबेल प्राइज देने के लिए उनके रिकमेंडेशन भी भेज रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, चीन, अमेरिका दोनों को सूट करता है, और भारत नहीं उस लायक। भारत में आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इस्लामाबाद गए। वहां उन्होंने सीधे सीधे घोषित किया कि चीन की जो प्राथमिकता है वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। उसने उसी दिन, यानी ये परसों की बात है, जब उन्होंने ये सिद्ध किया, ना केवल ये कहा बल्कि उसी दिन चीन में कई नए विमान, नौसैनिक विमान और कई हवाई उपकरण और जो सैनिक उपकरण देने की घोषणा की उसी दिन। यानी जो 2 दिन बाद ही ये सब उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये दरअसल ये भारत को ये बताने का संकेत है कि देखिए हम आप आ रहे हैं। और मोदी जी ने आमतौर पर देखिए विदेश मंत्री लेवल के व्यक्ति से प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनरोसिटी दिखाकर वो वाणी से मिले। ये जरूरी नहीं, देखिए अभी जयशंकर गए थे, वो वहां तो शी तो उनसे नहीं मिले थे, पुतिन जरूर मिले हैं, लेकिन पुतिन को वहां रूस की जो बात है वो थोड़ी सी भिन्न है। भारत की विदेश नीति की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरियों की। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि दरअसल भारत की विदेश नीति इस वक्त एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट चारों तरफ से है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि भारत विदेश नीति में जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी, जो विजन होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। और अक्सर कहते हैं कि जब आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में रख देते हैं और अगर वो टूट जाती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल हुआ यह कि भारत ने पिछले कई सालों से अमेरिका में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि जब वहां जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त समझते थे, जब वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत पर अपनी नजर टेढ़ी की, भारत को अपमानित करने का काम किया, तो फिर भारत के पास कुछ और करने के लिए बचा नहीं। आनन फानन में भारत बहुत जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और आज की तारीख में जब हम आज से बातचीत कर रहे हैं तो भारत के विदेश मंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कभी रूस जा रहे हैं और कभी चीन जा रहे हैं। वो अमेरिका से भी टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत की विदेश नीति में एक निर्णायक मोड़ यह है
कि अब वो चीन से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन बातचीत करने के पहले आपको कुछ नीति की बात की, और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय विदेश नीति का है। मुझे तो लगता है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी जो घरेलू नीति है उससे जुड़ी होती है, और सबसे जो जरूरी है वो है आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी जो रक्षा नीति है। और अगर आप चीन को देखें, चीन ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिलसिलेवार ढंग से पिछले 25-30 साल में अपने को उभारा है। उस समय भारत में हमारे पास अवसर थे, हमने उन अवसर को बहुत उनका फायदा नहीं उठाया। हमने धीरे धीरे बदलाव लाए। जैसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, तो भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अब भारत की स्थिति कुछ वैसी, उस समय तो खाली एक आर्थिक स्थिति थी, अब तो आर्थिक के साथ साथ हमारी जो स्थिति है विदेश नीति वाली, वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ये मैं बात इसको इस तरह से देखता हूं कि इस समय जिन दो विकल्पों की तरफ भारत जा रहा है, और तो कोई तीसरा चौथा रास्ता तो दिखता नहीं है। जब अमेरिका के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप एक तरफ चीन जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप रूस जा रहे हैं। और दोनों ये जो नेता हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी, ये दोनों ही उस नेता के साथ में दोस्ती गांठ रहे हैं जो भारत को इस समय नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, मेजर गोबर आर्या की अकल ठिकाने आई गई, भला और सच बोल दिया। हमारी एक त्यारा बनाने की औकात नहीं और बकवास हम रोज़ाना करते हैं। अमेरिका ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जिससे तेबस नहीं दिया। जब से पाकिस्तान जीता है तब से इनको हर तरफ से भारतीयों को मार ही पड़ रही है। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।